हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रितेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पैंथियन एडु। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पे। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है, इसके बारे में बात करने जा रहा हूं। इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी होती है और पूरी दुनिया भर में लोगों की नजर बनी रहती है, इंडिया में खास करके, कि आरबीआई क्या लेकर के आ रहा है। इसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आपकी इकोनॉमी पर होते हैं। हम लोग भी इस चीज पे नजर गड़ाए रखते हैं और हमारा इंटरेस्ट तो ज्यादातर रेट्स पे होता है कि आरबीआई ने क्या रेट्स को रिवाइज किया, क्या रेट होंगे आने वाले एग्जाम्स में, हम उसको किस तरीके से याद करें। लेकिन कुछ और टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी इसमें होते हैं जिनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। ये मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करता है 2 महीने के बाद, इसीलिए इसको बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। ये जैसा कि आप जानते हो कि आरबीआई का जो एनुअल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, वो जुलाई टू जून चलता है। तो जुलाई अगस्त यानी कि ये पहली बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट होगी। फिर अगले 2 महीने के बाद अगली रिपोर्ट पब्लिश की जाएगी और इसमें आरबीआई अपने पॉलिसीज को अनाउंस करता है और उस पॉलिसी के रिफ्लेक्शंस होते हैं। कई तरीके की चीजें रिपोर्ट होती है। एक और बात जो हमें जाननी चाहिए, ये बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो आती है आरबीआई की, ये इसके मेजर पॉइंट्स जो होते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की चर्चा के बाद डिसाइड किए जाते हैं। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है, ये 6 मेंबर का एक ग्रुप होता है। इसमें 3 फ्रॉम द इनसाइड एंड 3 फ्रॉम द आउटसाइड, यानी 3 बैंकिंग इंडस्ट्री और आरबीआई से होते हैं और बाकी 3 जो होते हैं फ्रॉम आउटर साइड्स होते हैं, यानी कि वो नॉन आरबीआई पर्सनल्स होते हैं। और ये मेंबर्स मिल करके डिसाइड करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी किस डायरेक्शन में जाएगी, रेट्स वगैरह क्या होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, और उसी पे चर्चा होती है। फिलहाल जो अभी डिसीजन हुआ है, सारे के सारे डिसीजन जो है वो यूनानिमस है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो होते हैं और अलग अलग फील्ड से अलग अलग लोगों को शामिल किया जाता है और यही डिसीजन लेती है कि क्या क्या चीजें शामिल की जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसी रेट्स पे। आरबीआई ने किसी भी रेट को चेंज नहीं किया है, ये पहले की तरह बरकरार है। उम्मीद थी कि रेट में कुछ कटौती की जाएगी, मगर आरबीआई ने पहले ही काफी कमी कर चुकी, इसमें कमी आरबीआई ने कर दिया है और इसलिए फिलहाल तो कोई रेट में कमी नहीं है। रेपो रेट अभी भी 4% पे बने हुए हैं, रिवर्स रेपो रेट 3.35% पे, और एमएसएफ और बैंक रेट जो इक्वल होते हैं, लंबे समय से इक्वल चल रहे हैं, इनका रेट 4.25% बना हुआ है। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो अभी भी 3% पे है और एसएलआर 18% पे मेंटेन्ड है, यानी इसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आरबीआई ने लोन टू वैल्यू रेशियो को 75% से बढ़ा करके 90% कर दिया फॉर द गोल्ड लोन। ये एलटीवी क्या होता है? लोन टू वैल्यू का मतलब होता है कि सिक्योरिटी आइटम जो होते हैं उनकी कितनी वैल्यू है और उसके अगेंस्ट कितना लोन मिलेगा। तो इसको बढ़ा करके गोल्ड लोन में 90% कर दिया गया है, यानी कि अगर आपके गोल्ड की कीमत जो वैल्यू एज पर जो पैरामीटर्स हैं वो 1 लाख रुपए है, तो आपको अब इसके बदले में 90,000 के लोन मिल सकेंगे। ये एक बड़ी अच्छी खबर है, लोग इससे ज्यादा लोन ले सकते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में भी बदलाव किया गया है और आरबीआई ने ये प्रपोज किया है कि स्टार्टअप को वन ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर्स में ऐड किया जाएगा। अब इसके लिए एक नया अभी 9th पॉइंट ऐड होगा, 9th सेक्टर ऐड होगा या उसी में इंक्लूड किया जाएगा, ये देखने वाली बात है। बट आरबीआई ने अपने इंटेंट जाहिर किए हैं कि स्टार्टअप बिजनेस वन ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शामिल होगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जैसा कि आप जानते हैं, कि उन सेक्टर्स जिनको आरबीआई की गाइडलाइन होती है कि बैंक लेंड करने के समय में प्रायोरिटाइज करेंगे, प्राथमिकता देंगे, तो स्टार्टअप को भी इसमें शामिल किया जाएगा। कोविड की सिचुएशन को देखते हुए आरबीआई ने लोन पे मोरेटोरियम अनाउंस किया था, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसके बारे में कि 3 महीने तक का मोरेटोरियम फेज था जिसमें कि लोन नहीं चुकाना होता था और इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट में भी इंक्लूड नहीं किया जाता था। फिलहाल इसके बारे में कोई आरबीआई ने कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब है कि फर्दर इसमें एक्सटेंशन नहीं मिलेंगे, यानी आने वाले समय में
लोन का मोरेटोरियम फेज जो था वो अब खत्म हो जाएगा और आगे से पहले की तरह ईएमआई चुकाने पड़ेंगे। उद्योग जगत को राहत पहुंचाने के हिसाब से आरबीआई ने एक और स्टेप लिया है जिसमें लोन को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। लोन रिस्ट्रक्चरिंग का क्या प्लान एंड फार्मूला है आरबीआई का, ये जानते हैं हम लोग। उससे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं ये एक्चुअली रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है। रिस्ट्रक्चरिंग जैसा नाम से हम समझ सकते हैं कि रिस्ट्रक्चर किया जाता है, लोन रिस्ट्रक्चर किया जाता है बैंकिंग इंडस्ट्री में तब जब कोई बंदा या कोई इंडस्ट्रियल यूनिट कोई भी लोन चुका नहीं पाते हैं, तो उसके बाद उसके जो बकाया जो लोन होते हैं उनको रिस्ट्रक्चर और रीशेड्यूल किया जा सकता है। जैसे मान लो कि अगर मैंने एक 10 साल के लिए लोन लिया और मैंने 4-5 साल सही तरीके से चुकाया और ड्यू टू बैड बिजनेस साइकिल में लोन चुकाने में सक्षम नहीं हो पाया कुछ दिनों तक, तो बैंक अगर कंसिडर करे तो मेरे लोन को उस लंबे समय के गैप के बाद से फिर से उसकी नई शेड्यूल डिसाइड करे, फिर से अमोर्टाइजेशन का प्लान करे और मुझे राहत देते हुए एक नया अमोर्टाइजेशन का फार्मूला सेट किया जाए। हो सकता है उसमें इंटरेस्ट की भी थोड़ी सी छूट मिल जाए, हो सकता है कि शेड्यूल को थोड़ा लंबा कर दिया जाए, यानी कुल मिला के पुराने फार्मूले से नहीं एक नई फेवरेबल कंडीशन से लोन को फिर से चुकाया जाता है। ये लोन माफी नहीं है, तो इससे काफी राहत मिलेगी। इसमें कौन एलिजिबल हो सकते हैं? इसमें एलिजिबल 2 कैटेगरी के हैं। एक तो एमएसएमई जो है हमारी जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको इसमें शामिल किया गया है और सभी तरीके के पर्सनल लोन्स जो होते हैं वो उनको इसमें इंक्लूड करेंगे। सारे बैंक चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक्स हो, इन सब के दिए गए लोन इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो भी एलिजिबल सेक्टर है या व्यक्ति है उसने 1 मार्च 2020 तक उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका लोन बकाया 1 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी उसको कंसिडर किया जाएगा। लोन रिस्ट्रक्चरिंग की लास्ट डेट जो की गई है 31 दिसंबर 2020 तक है, यानी बैंकों ने इनिशिएट कर लेना है 31 दिसंबर 2020 तक, और उसके बाद फिर इस पर रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। बैंकों को इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइन करना होगा आपस में। जो जितने भी बोरोवर हैं उनको अपने आपस में क्रेडिटर अपना एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। इन सारे लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बैंकों को 10% प्रोविजनिंग रखनी पड़ेगी। इन सब के लिए 10% की प्रोविजनिंग इनको मैंडेटरी है, आरबीआई ने ऐसा बोला है। प्रोविजनिंग क्या है इसके बारे में भी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि अगेंस्ट द डिफॉल्ट और आउटस्टैंडिंग बैंक अपने पास कुछ पैसे प्रोविजन करते हैं और अपने बुक्स में अपने बैलेंस शीट पर उसको दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें बैंकों के लिए कंडीशंस। इसके साथ ही आरबीआई ने केवी कामत की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने की घोषणा की है जो कि 1 टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में फार्मूला सजेस्ट करेगा आरबीआई को। तो उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। अगर आप अभी तक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े नहीं हैं तो पैंथियन एडू के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जुड़े। उसमें इंटरेक्शंस होते हैं आपको फैकल्टीज मेंबर्स के साथ और उस ग्रुप के जो बाकी मेंबर्स हैं उनके साथ, तो उसमें जुड़िए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, देखते रहिए पैंथियन एडू। बाय बाय।